ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। केंद्र सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है और यह जो बजट है अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें सरकार ने 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बजट पेश किया है। 48 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करने की बात कर रही है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की स्थिति देखने को मिल रही है वह बहुत चिंताजनक होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व बैंक और जो दूसरे लोगों ने अनुमान लगाया है कि भारत में जिस तरीके से गरीबी और अमीरी के बीच में एक खाई बन रही है, तो यह जो ब्रिटिश उपनिवेश में जब हम रहते थे गुलामों की तरह, तब वो स्थिति थी जो आज बनते हुई नज़र आ रही है। इस पर चिंता जताई गई है कि भारत में गरीबी और अमीरी के बीच में जो जिस तेज़ी के साथ परिवर्तन आ रहा है, उससे सारा विश्व चिंता में पड़ गया है। अब ये चिंता का कारण क्या है? सरकार जो है, बजट है 48 लाख करोड़ का, लेकिन सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो उन्होंने जो अनुमान बताया है, सरकार ने खुद ही बताया बजट प्रावधान में कि 2024-25 में केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 181 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। यह कर्ज लगभग बजट के खर्च से 4 गुना ज़्यादा है और इसको लेकर विश्व बैंक ने भी पहले चिंता जताई थी, लेकिन इस चिंता को कहीं भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अभी भी जो हम अर्थव्यवस्था चलाना चाह रहे हैं वो कर्ज के सहारे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के ऊपर जिस तरह से कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार को 11 लाख करोड़ रुपए अकेले ब्याज में चुकाने पड़ेंगे। यह कुल बजट का लगभग 24% होता है। अब अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि हम 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए केवल ब्याज में जा रहे हैं, तो इस पर सारे अर्थशास्त्री चिंता जता रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सरकार को टैक्स के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है और सबसे ज़्यादा इनकम जीएसटी से हो रही है। जीएसटी में औसत 18% टैक्स हर गरीब को देना पड़ रहा है। इसमें मजदूर भी शामिल हैं, मध्यम वर्गीय परिवार भी शामिल हैं और जीएसटी में जो पैसा वसूल होता है उसका 65% से ज़्यादा हिस्सा केवल गरीब और मध्यम वर्ग से आ रहा है। इसमें कॉरपोरेट की हिस्सेदारी बहुत कम है, जबकि कॉरपोरेट सबसे ज़्यादा कमा रहा है और वही टैक्स सबसे कम दे रहा है। कॉरपोरेट टैक्स सरकार ने घटा दिया। आयकर और दूसरे स्लैब तो सारे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं जीएसटी के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के रूप में, लेकिन सरकार जिस तरीके से कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे रही है और उन्हें जिस तरीके से पिछले वर्षों में जो उनके लोन डूब गए थे या जो पैसा वो नहीं दे पा रहे थे, तो लाखों करोड़ रुपए उनके माफ़ किए गए हैं। तो उनकी आय तो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन उनकी टैक्स में हिस्सेदारी लगातार घटती हुई चली जा रही है। ये चिंता का सबसे बड़ा विषय बन रहा है। दूसरा, जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में निरंतर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, ये टैक्स अकेले केंद्र सरकार या जीएसटी के रूप में नहीं लिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी बहुत सारे नए शुल्क और टैक्स लागू किए हैं। अब स्थानीय संस्थाएं, नगर निगम और ग्राम पंचायतें भी लगातार आम आदमी से टैक्स वसूली की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं। तो टैक्स से आम आदमी कराए रहा है और उसकी जो बचत है वो ख़त्म हो चुकी। साधारण आदमी कर्जदार होता चला जा रहा है और अब आत्महत्याएं की घटनाएं भी पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी के साथ भारत में बढ़ रही हैं। तो एक हिसाब से ये कहा जाए कि जो टैक्स वसूल किया जा रहा है ये सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अब यदि इससे ज़्यादा टैक्स वसूली की सरकार कोशिश करेगी
तो स्थिति कभी भी बड़ी विस्फोटक हो सकती है। अब 21 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा है। इस राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार और कर्ज लेगी, तो इस कर्ज की जो ब्याज की भरपाई होगी, अभी तो 24% हिस्सा जो हम टैक्स से गरीबों से वसूल कर रहे हैं उसको हम ब्याज के रूप में चुका रहे हैं, लेकिन अगले वर्षों में यह राशि और भी बढ़ती चली जाएगी, तो ना तो विकास कार्य होंगे और ना इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति आएगी। तो भारत सरकार की भी वही स्थिति हो जाएगी जो आज ब्रिटेन की है। ब्रिटेन का नाम इसलिए हम लेना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन की जो रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ स्कूली शिक्षा मुफ्त मिलती थी, लेकिन स्कूली शिक्षा में भी ब्रिटेन की सरकार पैसा नहीं दे पा रही है, जिसके कारण वहाँ स्कूली शिक्षा गड़बड़ा गई है। नेशनल हेल्थ स्कीम की व्यवस्था वहाँ पूरी तरीके से कोरोना के बाद गड़बड़ा गई है। दांत का इलाज कराने के लिए लोगों को 6-6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बड़ी खराब है। विकासशील और गरीब देशों से भी ज़्यादा खराब हालत ब्रिटेन की हो चुकी है। वहाँ राशन में कालाबाजारी हो रही है, ईंधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लोगों को खाने पीने के सामान वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं, और वहाँ की स्थिति आर्थिक इतनी खराब हो गई है, वहाँ की कई नगरीय संस्थाएं दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। ये ब्रिटेन जैसे देश जो पहले पूरी दुनिया में राज करता था और आज भी मतलब ब्रिटेन को सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति इस तरह से खराब हो गई। हाल ही में अभी जो पूर्व राष्ट्रपति थे ऋषि सुनक, वो भारतीय मूल के हैं और उनकी करारी पराजय हुई, और ये करारी पराजय होने का कारण था कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच गई है कि दक्षिणी अफ्रीकी देशों से इसकी तुलना होने लगी है कि लोग इतनी अफरा तफरी में हैं कि वो 2 टाइम का अपना खाना नहीं खा पा रहे हैं और हर काम में उन्हें परेशानी हो रही है। वो वहाँ के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ब्रिटेन की भी ये स्थिति हो सकती है। वहाँ लेबर पार्टी जीती, 416 सीटें उसको मिली, और जो लेबर पार्टी इतने सालों से सत्ता से बाहर थी, अब वो पार्टी जीत के आ गई है। लेकिन वहाँ पर जो समस्याएं हैं, वो आर्थिक समस्याएं कैसे वो दूर कर पाएंगे, कैसे महंगाई, बेरोजगारी और इन सारी स्वास्थ्य सेवाओं से शिक्षा सेवा से कैसे निपट पाएंगे, ये जो आर्थिक संकट है उस पर अभी कहना मुश्किल है। लेकिन भारत भी उसी दिशा की ओर लगभग बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो पहले ब्रिटिश काल में गरीबों और अमीरों के बीच में जो अंतर था, उससे ज़्यादा खराब स्थिति अब हो गई है। ब्रिटिश राज्य में भी मध्यम वर्ग के परिवार और गरीबों के प्रति मतलब गरीबों के पास फिर भी थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन अब तो गरीबों को कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उन्हें 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार को उन्हें 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, और यदि ये सहायता भी उन्हें नहीं मिलती तो वो भूखमरी की शिकार की ओर पहुंच जाते। तो ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है, और विश्व की जो संस्थाएं हैं जो पूरे दुनिया भर के देशों पर नज़र रखती हैं, उनका कहना है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल में जो गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर था, जो गरीबों की स्थिति खराब थी, उससे ज़्यादा खराब स्थिति अब भारत में होने जा रही है। ये चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है। अब इतने बड़े 11 लाख करोड़ रुपए का ब्याज तो अभी इस साल देना है, लेकिन अगले सालों में ये बढ़ के और कितना होगा कहना मुश्किल है, अनुमान लगाना। लेकिन निश्चित रूप से ये 12-13 लाख करोड़ रुपए तो हमें केवल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ेंगे, और जब किस्तों की अदायगी आएगी तो अदायगी मतलब यदि कर्ज की राशि को हमें कम करना है तो यदि हमें वो देना पड़ेगा, तो जो 48 लाख करोड़ का हमने बजट पेश किया है उसमें हम जनता से 25 लाख करोड़ रुपए वसूल कर टैक्स के रूप में। इसके अलावा डिविडेंड और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से जो राशि मिलती है उसको लेके भी हमारा जो घाटा है, बजट घाटा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार रिजर्व बैंक से
पीएफ से, जीवन बीमा निगम से, और ये सब कर्जे पहले भी ले रही थी। अब विदेशी बांड के जरिए भी जो कर्जा लिया जा रहा है, तो ये कर्जा तो आज लिया जा रहा है, लेकिन इसकी ब्याज और किस्तों की भरपाई अगले सालों में होगी। तो ये स्थिति आर्थिक रूप से हम कहाँ जा रहे हैं, ये समझ नहीं आता है। सरकार ने कॉरपोरेट को लगातार 2014 के बाद से लगातार छूट देने का काम किया। कॉरपोरेट सेक्टर को वो अपने काम को बढ़ाएं, रोजगार के अवसर सृजन करें, तो कई तरह की छूट दे दी गई है उन्हें। लेकिन इसके बाद भी अभी जो नया आंकड़ा आया है कि 1.45 लाख करोड़ एवरेज हर साल भारत को कॉरपोरेट टैक्स के रूप में नुकसान उठाना पड़ रहा है। कॉरपोरेट टैक्स तो हमने कम कर दिया, लेकिन आम जनता से हम दूसरे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। और ये टैक्स कम करने के पीछे सरकार ने कहा था कि इससे ये रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, आर्थिक रूप से देश और तेज़ी के साथ विकास करेगा, हमारा कारोबार दुनिया भर में बढ़ेगा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि इनको आप समझ लीजिए कि हर साल 1,45,000 करोड़ तो हम टैक्स में एक तरह से छूट दे रहे हैं। उसके अलावा इनके ऊपर करीब 15 लाख करोड़ रुपए 10 सालों में हम इनकी कर्ज माफ़ी भी कर चुके हैं। दूसरे तरीके से इन्हें सहायता दी गई है। लेकिन इसके बाद भी केवल 10 सालों में 2013-14 से लेकर 2021-22 के बीच में कॉरपोरेट सेक्टर ने केवल 32 लाख रोजगार पैदा किए हैं। अब ये केवल 32 लाख लोगों के रोजगार पैदा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत सरकार कॉरपोरेट को दे रही है, और कॉरपोरेट की आमदनी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें देश की कुल आय का जो हिस्सा है उसमें 22% हिस्सा केवल 1% बड़े लोगों के पास जा रहा है। अब उन बड़े लोगों में अंबानी भी हो सकते हैं, अडानी भी हैं, और भी इस तरीके की 5, 10, 15, 20 कंपनियां हैं कि जिनके पास सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ उनकी आय बढ़ रही है। इसी तरीके से 40% उनकी संपत्ति भी पिछले 10 सालों में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। लेकिन आम आदमी की ये सब ख़त्म हो रही है, और पूरी आय और संपत्तियां 1% लोगों के पास एकत्रित होती जा रही हैं। इससे सामाजिक आर्थिक जो अनुपात है वो बहुत तेज़ी के साथ बिगड़ रहा है, और देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। भारत सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सोच रही है? वैश्विक व्यापार संधि को लेकर जिस तरह के कानूनों में परिवर्तन 2004 से और 2024 के बीच में किए गए हैं, उसके कारण हमारा असंगठित क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता था, जो गांव-गांव तक में रोजगार उपलब्ध कराता था, जिसके लिए सरकार को कुछ करना भी नहीं पड़ता था, लेकिन हमने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों के कारण वो सारे के सारे असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर पैदा होते थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी जगह ये कॉरपोरेट कंपनियां ले रही हैं। ये मुनाफा तो खूब कमा रही हैं, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा जनता तक वापस नहीं जा रहा है। कृषि क्षेत्र जो है हमारा सबसे अच्छा था। इसमें लगभग 40% रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से आते थे। लेकिन जिस तरीके से किसानों की आय घटती जा रही है, उनकी महंगाई के कारण उनकी फसल लागत के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और उनको फसल से जो आय होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो कृषि के क्षेत्र में भी पिछले 8-10 वर्षों में ये जो रोजगार के अवसर पैदा होते थे ये भी स्थिर होकर रह गए हैं। इसमें भी कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। समझ नहीं आता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मामले में क्या कर रही हैं। ये जब हम सरी के लोग इस अर्थव्यवस्था के गणित को समझ पा रहे हैं कि यदि हम इतना सारा टैक्स लगाने के बाद भी, और यदि कर्ज लेके हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और लगातार उसमें हमारा ब्याज और किस्तें बढ़ती चली जा रही हैं, लाखों करोड़ रुपए का, ये तो 11 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को चुकाने हैं।
लेकिन राज्य सरकारें भी इसी तरीके से जो टैक्स वसूल कर रही हैं, शुल्क वसूल कर रही हैं, ये यहीं की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता दे रही है और इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों को भी ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है। यही हालत नगर निगम और नगर पालिकाओं की भी बन गई है कि उन्होंने भी भारी कर्जा ले रखा है और वो भी आम जनता के ऊपर लगातार टैक्स और शुल्क बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी जो भारत में इन दिनों देखने को मिल रही है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ब्रिटेन की स्थिति का वर्णन किया कि ब्रिटेन जो पूरी दुनिया के आधी दुनिया के देशों में राज करता था, आज वो विकसित राष्ट्रों में बहुत पहले से बना हुआ है। उसकी भी हालत ये लोग कहने लगे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह के हालात ब्रिटेन में कुछ समय के लिए बने थे, वैसे ही हालत 2024 में ब्रिटेन के बन चुके हैं। तो भारत जैसे देशों को और भी सजगता की ज़रूरत है। सरकार को इस पर ध्यान रखना होगा कि हम अपने जो टैक्स राजस्व है, अब चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय संस्थाएं हों, इससे ज़्यादा टैक्स जनता के ऊपर नहीं लगा सकती हैं। महंगाई, बेरोजगारी इस कदर है कि इससे आम आदमी परेशान है, कुपोषण बढ़ता जा रहा है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। और यदि अभी भी सरकार कर्ज लेके घी पीना चाहती है और कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए ही काम करने की कोशिश कर रही है, तो ये 100 साल पहले जब 1917 में रूस में जार क्रांति आई थी, उस समय भी आर्थिक असमानता पूरी दुनिया के देशों में इसी तरीके की थी कि जो अमीर थे वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और जब वो खाने पीने को मोहताज हो गए, जीवन बहुत संकट में आ गया, तो जार क्रांति हुई थी। और 1930 तक, 1917 से 1930 के बीच में 3 विचारधारा अलग अलग तरीके से पनपी। एक पूंजीवाद था, दूसरा समाजवाद था और तीसरा कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म में रूस और चीन जैसे देशों ने अपने यहाँ आबादी को कि हर आदमी को एक समान अवसर मिलेंगे, एक समान खाना मिलेगा, एक समान कपड़े मिलेंगे, ये स्थिति भी 1930 के बाद बनना शुरू हुई थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अमेरिका जैसे देश में 1930 के बाद स्थापित हुई कि हम जनता के शासन को सौंप के और किसी तरह से उस विद्रोह को दबाने की कोशिश करें। तो पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका में 1930 में थी, आज भी थी। भारत में एक समाजवादी पैटर्न पर हम चल रहे थे, जहां हम पूंजीवाद को भी प्रेशर दे रहे थे, समाज के उन कमज़ोर वर्गों को भी हम साथ लेके चल रहे थे। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में थे। हमने कम्युनिज्म भी नहीं अपनाया, लेकिन कम्युनिज्म के कुछ सिद्धांत जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बना सकते थे, तो हमने समय समय पर वैसे निर्णय लेकर, और आज देश जिस स्थिति में पहुंचा था, लेकिन कर्ज की जो मार पड़ रही है, जो टैक्स वसूला जा रहा आम आदमी के पास, इसने पूरे के पूरे आर्थिक और सामाजिक समीकरण को बिगाड़ दिया है और अब राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ना शुरू हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम 370 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन वो 240 के अंदर ही सिमट गई। और भारत में भी जिस तरीके से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ब्रिटेन के साथ अभी जो हाल में 2024 के चुनाव ब्रिटेन में भी हुए हैं, भारत सरकार और राज्य सरकारों को इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि बांस तभी तक नहीं टूटता है जितना झुक सकता है, आप उसको उतना झुका लो, लेकिन यदि ज़्यादा झुकाओगे तो बांस भी एक स्थिति में आके टूट जाता है। अब टैक्स का बोझ इतना बढ़ चुका है, महंगाई, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि अब इस बोझ को ना तो मध्यम वर्गीय सहन कर पा रहा है और ना गरीब आदमी सहन कर पा रहे हैं। और आज भी सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सारे गरीबों से, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो, आज उससे 18% टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। सरकार 500, 700, 1000 रुपये की सहायता देती है और उससे टैक्स के रूप में यदि उसके परिवार में 4 लोग काम कर रहे होते हैं और वो 10,000 रुपये महीने किसी तरीके से खर्च कर पा रहा है, तो 10,000 पे 1800 रुपये की वसूली सरकार कम से कम उससे कर ही रही है। और उसमें भी पेट्रोल डीजल जो अप्रत्यक्ष रूप से है कि जो यातायात के साधन को उस कमाई के लिए वो परिवार अपनाता है,
तो उसमें भी उसे खर्च करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था में जब लोगों की खाने पीने की स्थिति नहीं रहेगी, कुपोषण के शिकार होंगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो किस तरीके की स्थिति बन सकती है, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सरकार कर्जे की इकोनॉमी को तुरंत बंद करे, स्टॉपेज लगाए और इस तरीके से अर्थशास्त्र का सिद्धांत चलाए। कारपेट पे क्यों नहीं टैक्स लगाते हम? सारी दुनिया में अभी G20 के देशों का ब्राज़ील में सम्मेलन है, उसमें भी एक रिपोर्ट है अधिकारियों की कि सबने कहा है, जो अधिकारी हैं या जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि कारपेट पे टैक्स लगाना चाहिए। भारत में हम कारपेट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। सरकार के खर्चे भी सफ़ेद हाथी की तरह हैं, कहने में बुरा लग सकता है, लेकिन जब इतना टैक्स वसूल करने के बाद भी जो लोग टैक्स दे रहे हैं तो उनकी ये मान्यता है कि उन्हें जो ज़रूरी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से सामुदायिक रूप से मिलनी चाहिए, वो यदि नहीं मिल पाएंगी तो स्थिति बड़ी विस्फोटक होने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार।